सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसी लाल सवेरा। कवि कह रहे हैं कि भादो का महीना यानी वर्षा काल लगभग बीत चुका है। अब सवेरा हुआ है, अर्थात नए प्रकार का सवेरा है। वह जो नया सवेरा है, यहाँ उसको खरगोश की आंखों की उपमा दी है। जिस प्रकार खरगोश की आंखें कुछ लालिमा लिए हुए होती है, उसी प्रकार से जो नया सवेरा अर्थात नया माह है, वह भी कुछ लालिमा लिए हुए है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अर्थात जो नया महीना आया है, जिसको नया सवेरा कहा है, वह शरद ऋतु है। शरद ऋतु ऐसा लगता है कवि को कि बहुत सारी समस्या रूपी पुलों को पार करते हुए आ रही है, अर्थात शरद ऋतु धीरे धीरे आ रही है, कुछ थकी हुई सी प्रतीत हो रही है। ऊपर कहा है कि लगभग भादो का महीना चले गया है, लगभग भादो का महीना बीत गया है, यानी पूर्ण रूप से न बीत करके थोड़ा सा भादो का महीना रह गया है। और पुलों को पार करते हुए कुछ समय बाद शरद रूपी नया महीना आ गया है, जिसकी उपमा खरगोश की आंखों से की है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इस शरद ऋतु के आगमन पर बच्चों का एक झुंड ऐसा है जो पतंग उड़ाने के लिए व्यथित है, यानी पतंग उड़ाने के इच्छुक हैं, और वह अपनी नई चमकीली साइकिल को लेकर उस साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए, नए प्रकार के इशारे करते हुए अपने पतंग उड़ाने वाले अन्य साथियों को बुला रहे हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग उड़ाने वाले बच्चे जब अपने विशेष प्रकार के इशारों से अपने अन्य पतंग उड़ाने वाले साथियों को बुलाते हैं, तो वह मिलकर एक स्थान पर अर्थात छत में किसी एक स्थान पर खड़े होकर के देखते हैं कि आकाश पतंग उड़ाने लायक स्थिति में है कि नहीं है। यानी भादो के महीने में वर्षा काल में जब बादलों से आच्छादित आकाश रहता है, तब पतंग नहीं उड़ाई जा सकती, लेकिन अब शरद ऋतु के आने पर आकाश एकदम स्वच्छ हो गया है, बादलों रहित हो गया है। यहाँ पर आकाश को इतना मुलायम कह रखा है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे संतुष्ट हो गए कि हाँ, ऐसी स्थिति में जब आसमान साफ है तो पतंग उड़ सकती है। आप लोग भी ठीक प्रकार जानते हैं कि जब हवा का प्रवाह एक ओर बह रहा होता है तो पतंग ठीक प्रकार से ऊपर उड़ सकती है। अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप बच्चे पतंग को आसमान में उड़ा सकते हैं। अब पतंग की विशेषता बता रखी है अगली पंक्तियों में। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब यहाँ इन तीन पंक्तियों का सामंजस्य बैठाना है। पतंग की विशेषता यह है कि वह भारहीन है, उसका भार ना के बराबर है, लेकिन वह बहुत रंगीन है, रंग बिरंगी है। आसमान में अनेक प्रकार की जब पतंगें उड़ती हैं तो पतंग उड़ाने वाले बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब पतंग कैसी है? पतंग का जो कागज है जिससे वह बनी हुई है, उसका कागज बहुत पतला है और उसको चारों ओर से बांस की एक पतली झिल्ली से मोड़ दिया गया है, जिससे पतंग सुरक्षित रहे। जब पतंग आसमान में उड़ती है तो छोटे बच्चे अर्थात पतंग उड़ाने वाले बच्चे सीटियां बजाते हैं और अपनी किलकारियां मारते हैं, यानी जो भी उनकी आपसी आवाजें होती हैं प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, वह उन शब्दों से ओतप्रोत होकर के पतंग की ओर देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में पतंग तितलियों के समान उड़ रही हों। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। छोटे बच्चे कपास के समान मुलायम अर्थात नरम होते हैं, इसलिए पैदा होते ही वह अनुपम सुंदर होते हैं।
पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं। जब वे पतंग उड़ाने के लिए अपने कदम एक छत से दूसरी छत की ओर बढ़ाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, तो उनके पैरों से धम-धम की आवाज़ मृदंग के समान कानों को तृप्त करती है। ऐसी स्थिति में कठोर छत भी मानो नरम हो जाते हैं। जब वे पतंग को उड़ाने के लिए बेसुध होकर दौड़ते हैं, तो सुरक्षा के लिए पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास आ जाती है, ताकि चंचल हुए बच्चे वह कहीं से गिर न जाएं या छतों से गिर न जाएं। इसलिए पृथ्वी उनकी सुरक्षा के लिए मानो उनके पैरों के नीचे नीचे चलती रहती है।